स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज है 4 अगस्त 2022 गुरुवार का दिन। आज है सावन मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। आज का दिन भगवान विष्णु जी का प्रिय दिन माना गया है। मान्यता है कि आज के दिन पूजा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख फल प्रदान करते हैं। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में। देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो देखिए, भारत सरकार ने बैन किए हैं 348 मोबाइल ऐप्स चीन में भेज रहे थे भारतीय यूजर्स का डेटा। केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि चीन और दूसरे देशों द्वारा विकसित ऐसे 348 मोबाइल ऐप्स की पहचान की गई है और उन्हें प्रतिबंधित किया गया है जो यूजर्स की जानकारी एकत्रित कर रहे थे और देश के बाहर स्थित सर्वरों को अनधिकृत तरीके से भेज रहे थे। वहीं सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी है। सदस्यों ने पूछा था कि क्या सरकार देश से बाहर सूचना भेजे जाने वाले ऐप्स की पहचान की है और अगर ऐसा किसी ऐप का पता चला तो उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। तो उसके जवाब में मंत्री ने बताया कि केंद्र गृह मंत्रालय ने ऐसे 348 ऐप की पहचान की है और मंत्रालय के अनुरोध पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन सभी एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया है क्योंकि इस तरह के डेटा प्रसारण भारत की संप्रभुता, अखंडता और भारत की रक्षा और राज्य की सुरक्षा का उल्लंघन यहाँ पर करते हैं। वहीं चंद्रशेखर ने बताया कि इन ऐप्स को चीन समेत विभिन्न देशों द्वारा विकसित किया गया है। बता दें आपको कि हाल में ही गेमिंग दिग्गज क्रॉपटॉन के एक लोकप्रिय गेम बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी बीजीएम को भी प्ले स्टोर से हटा दिया गया था। बात करते हैं अगली खबर की। तो केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सभी स्मारक म्यूजियम में 15 अगस्त तक होगी फ्री एंट्री, नहीं होगा कोई भी टिकट। भारत की आजादी के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश भर में हर घर तिरंगा उत्सव शुरू किया गया है जो कि 2 अगस्त से 13 अगस्त तक चलेगा। इस कड़ी में केंद्र सरकार ने लोगों को आजादी के इस पर्व से जोड़ने और उनमें यहाँ पर देश प्रेम की भावना को बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से यहाँ पर 15 अगस्त तक सभी स्मारक और वो जो पुरातत्व स्थल है और संग्रहालय आदि को यहाँ पर दर्शकों के लिए फ्री करने का ऐलान यहाँ पर सरकार की ओर से कर दिया गया है। वही जो आदेश दिया गया उसके अनुसार 5 अगस्त से सभी स्मारक, पुरातत्व स्थल और संग्रहालय आदि को यहाँ पर दर्शकों को देखने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर इनको फ्री किया गया है। इन स्थलों को किसी प्रकार का कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं वसूला जाएगा। इस संबंध में आदेश सभी क्षेत्रीय निदेशकों और संबंधित जो प्रेषित है उनको यहाँ पर आदेश दे दिए गए हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो बिना ISIS मार्क के नहीं बेचे जा सकेंगे ये प्रोडक्ट। लैपटॉप, प्रेशर कुकर से पावर बैंक तक के लिए BIS ने जारी किया है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। घटिया क्वालिटी के सामान को लेकर भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने ऐसी कंपनियों को मंगलवार को चेतावनी देते हुए कहा है कि सामानों को तय स्टैंडर्ड के मुताबिक ही बनाया जाए। वही BIS ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर भी जारी किया है। साथ ही जो ग्राहक है उनको भी सलाह दी है कि वो हमेशा ISI मार्क के साथ वाला जो जेन्युइन प्रोडक्ट है वो यहाँ पर खरीदे। वही BIS ने स्पष्ट कर दिया है कि 450 तरह के सामान बिना ISI मार्क के नहीं बनाए, रखे और नहीं बेचे जा सकते हैं। ऐसे सामानों में वाटर हीटर, घरेलू मिक्सर और स्विच, हेलमेट, प्रेशर कुकर और इसके अलावा ट्यूब और पैकिंग वाला पानी और इसके अलावा LPG स्टोव और LPG सिलेंडर और खिलौने आदि इसमें शामिल है। वही खबर के मुताबिक भारत सरकार द्वारा कई बातों को ध्यान में रखते हुए कई सामानों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो यानी भारतीय मानकों का अनुपालन करना जरूर कर दिया है। इनमें जनहित और मानव और पशु या फिर पौधे के स्वास्थ्य की सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा और अनुचित व्यापार प्रथा की रोकथाम और राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल है। इन उत्पादों के लिए सरकार ने मैन्युफैक्चरर के लिए भारतीय मानकों का पालन करना और BIS सर्टिफिकेट हासिल करना जरूर कर दिया है, यानी इसको यहाँ पर अनिवार्य कर दिया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप ने एक महीने में बैन किए हैं 22 लाख से भी ज्यादा अकाउंट। शिकायत मिलने पर लिया है एक्शन। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने जून महीने में एक बड़ा एक्शन लिया। दरअसल इस जून महीने के अंदर 22 लाख से भी ज्यादा अकाउंट्स व्हाट्सएप ने बैन किए हैं। वही कंपनी ने इसकी जानकारी के लिए अपने जारी एक रिलीज में यहाँ पर यह बात उन्होंने कही है। दरअसल उन्होंने कहा है कि 22 लाख से ज्यादा अकाउंट्स को बैन यहाँ पर किया गया है। बता दें कि व्हाट्सएप अपने यूजर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर हमेशा सतर्क रहता है और इसी सिलसिले में कंपनी ने यह कदम उठाया है। व्हाट्सएप ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के अंतर्गत इस रिपोर्ट को यहाँ पर जारी किया है। दरअसल व्हाट्सएप ने अपनी रिलीज में जानकारी दी है कि 1 जून 2022 से लेकर 30 जून 2022 के बीच
22,10,000 से भी ज़्यादा अकाउंट्स को बैन किया गया। इन अकाउंट्स को यूजर्स से मिली शिकायत के आधार पर बैन किया गया है। इसके अलावा कंपनी ने उन व्हाट्सएप अकाउंट्स को भी बैन किया है जो कि भारतीय आईटी कानून का उल्लंघन कर रहे थे। बता दें आपको कि व्हाट्सएप की ओर से जारी रिलीज में जानकारी दी गई है कि जून महीने में कंपनी को 700 से भी ज़्यादा यहाँ पर शिकायतें मिली थी, जिनमें 64 शिकायतों पर एक्शन लिया गया है। बता दें आपको कि मई महीने में भी व्हाट्सएप को कुल 528 शिकायतें मिली थी, जिनमें 24 शिकायतों पर कार्रवाई की गई है। इस महीने में 19 लाख से भी ज़्यादा अकाउंट्स यहाँ पर व्हाट्सएप ने बैन किए थे, यानी 19 लाख से ज़्यादा बैन यहाँ पर अकाउंट किए थे मई महीने के अंदर। बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने के लिए यूपी सरकार ने की है तैयारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के हर परिवार को कम से कम एक सदस्य को यहाँ पर परिवार के एक सदस्य को यहाँ पर रोजगार देगी। उन्होंने रोजगार मेले में ये बात उन्होंने कही है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार मिलेगा, उसे किसी भी रोजगार से यहाँ पर जोड़ा जाएगा। उस उद्देश्य से राज्य सरकार एक कौशल मैपिंग अभियान शुरू करने जा रही है। इसके बाद आवश्यकता के अनुरूप लोगों को परीक्षण यहाँ पर दिया जाएगा और रोजगार या फिर रोजगार से उन्हें जोड़ा जाएगा। वही कोई भी परिवार रोजगार से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा है कि कौशल मैपिंग के दौरान उन परिवारों के आंकड़े तैयार किए जाएंगे जहाँ किसी भी व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है। ऐसे परिवारों के सदस्यों को एक विशेष कार्यक्रम के साथ यहाँ पर जोड़ा जाएगा और कम से कम परिजनों को रोजगार यहाँ पर मतलब एक व्यक्ति को तो यहाँ पर परिवार में अंदर जो रोजगार है वो मिलेगा। वही मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस डबल इंजन सरकार ने स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडर्ड अप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिससे कामगारों के कौशल और संभावनाओं की पहचान हो सके। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार ने पिछले 5 साल के दौरान 5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो तंबाकू निषेध कानून की तैयारी में है मोदी सरकार, कंपनियां अब लुभाने के लिए हथकंडे नहीं अपना सकेगी। मोदी सरकार संसद में मानसून सत्र में ही तंबाकू निषेध से जुड़े मौजूदा कानून को और सख्त बनाने की तैयारी करे। दरअसल तंबाकू निषेध कानून को और सख्त बनाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा संसद में संशोधन विधेयक लाने की तैयारी चल रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन निषेध संशोधन बिल संसद में यहाँ पर पेश करने की बात कही है। कभी भी ये पेश कर सकती है। इस संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद में पेश किया जा सकता है। इससे पहले भारत सरकार ने मई 2003 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कानून पारित किया था। वही केंद्र सरकार के इस बिल में संशोधन के जरिए कई बदलाव यहाँ पर सरकार है वो करने जा रही है। अब सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान जो है या फिर क्षेत्रों को खत्म कर दिया जाएगा। वही धूम्रपान जैसे क्षेत्रों को खत्म कर दिया जाएगा। वही सिगरेट की खुली बिक्री पर पूरी तरह से रोक यहाँ पर लग जाएगी। वही सिगरेट सिर्फ चेतावनी वाले पैकेज के साथ ही बिकेगी गई। इसके साथ ही यहाँ पर टीवी और प्रिंट पर तंबाकू के प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं चल पाएगा। प्रिंट मीडिया के अंदर और टीवी के अंदर तंबाकू का कोई भी विज्ञापन यहाँ पर नहीं चलेगा, उसके ऊपर भी रोक लगेगी। इसके साथ ही नाबालिग को तंबाकू बेचने पर जुर्माना और कैद के प्रावधान में बदलाव किया जाएगा। अभी किसी तरह का कानून यहाँ पर इस तरह किसी भी तरह का यहाँ पर तंबाकू या फिर उसे युक्त पदार्थ किसी नाबालिग को बेचने पर बाल न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 का उल्लंघन है। इस कानून के तहत आरोपित को 7 साल की सजा और यहाँ पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी है। इसके अलावा इस कानून में संशोधन के बाद कंपनियां जो है वो तंबाकू कंपनियां वो यहाँ पर किशोरों और युवाओं को लुभाने के लिए हथकंडे जो अपनाती थी उस पर रोक लग जाएगी। पिछले दिनों ही यहाँ पर सिगरेट और अन्य तंबाकू प्रोडक्ट को लेकर केंद्र सरकार द्वारा निर्देश भी जारी किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश के अनुसार तंबाकू प्रोडक्ट पर अब और कड़ा जो चेतावनी फोटो है वो यहाँ पर लगाया जाएगा। अब सिगरेट के पैकेट पर बड़े अक्षरों में तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु लिखना अनिवार्य होगा। नया नियम है वो 1 दिसंबर 2022 से लागू हो जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो त्योहारी सीजन में आम जनता को राहत, सस्ता हो सकता है खाने का तेल। अगस्त का महीना त्योहारी सीजन है। इस महीने में कई त्योहार है, ऐसे में सरकार आम जनता को राहत देने की योजना सरकार ने बनाई है। दरअसल ऐसा बताया जा रहा है कि त्योहारी सीजन में खाने का तेल पहले के मुकाबले और सस्ता हो सकता है। दरअसल त्योहारी सीजन में डिमांड के बावजूद खाने का जो तेल है वो और सस्ता हो सकता है। इसके लिए सरकार ने इम्पोर्टर उत्पादकों और मार्केटिंग कंपनियों की बैठक बुलाई है।
वहीं गुरुवार यानी आज 4 अगस्त को इसी सिलसिले में खाद्य सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक यहाँ पर हो सकती है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी का फायदा आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है। बता दें आपको कि पिछले महीने खाने के तेल में 30 रुपए तक की कमी की गई थी और आने वाले दिनों में खाने के तेल की कीमतों में और कटौती की जा सकती है। बता दें आपको कि खाद्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में खाने के तेल की कीमतों में 10 से 12 रुपए की कमी और हो सकती है। वह तेल उत्पादक और मार्केटिंग कंपनियां ये उम्मीद जता रही है कि खाने के तेल के दाम में इतनी यहाँ पर जो कटौती है वो की जा सकती है। बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना जुड़े किसानों के लिए बड़ी खबर। कुछ किसानों को अगली किस्त में मिलेंगे 2000 की जगह 4000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम जो योजना है, पीएम किसान सम्मान निधि, उस योजना में यहाँ पर केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण सी ये योजना है। इसमें किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए इस योजना में हर यहाँ पर 3-4 महीनों के अंदर यहाँ पर किसानों को 2000 रुपये सरकार की ओर से दिए जाते हैं। वही अब सरकार जो है वो यहाँ पर अब तक 11 किस्त जारी कर चुकी है। वह 12वीं किस्त जल्दी यहाँ पर सरकार की ओर से जारी की जाएगी। वह मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त इस महीने के आखिरी सप्ताह या फिर सितंबर की शुरुआत में आ सकती है। हालांकि सरकार ने अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। वह 11वीं किस्त के पैसे सरकार ने किसानों के खाते में 31 मई को ट्रांसफर किए थे। वह साल में सरकार 3 किस्तों में किसानों को यहाँ पर 6000 रुपये देती है। वही देश में बहुत से ऐसे किसान हैं, वो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे किसान हैं वो उनके बैंक अकाउंट में 11वीं किस्त के पैसे नहीं आए हैं। उसके कई कारण थे। जिन किसानों के कागजात ठीक नहीं थे या फिर उन किसानों के 12वीं किस्त के साथ 11वीं किस्त अब मिल जाएगी जिनको पहले पैसे नहीं मिले हैं। इस तरह उनके खाते में एक बार में 2000 रुपये का 4000 रुपये इस बार आ सकते हैं। जिन किसानों की 11वीं किस्त के पैसे उन किसानों के खाते में नहीं पहुँचे हैं वो अब यहाँ पर 12वीं किस्त में एक साथ आ सकते हैं। 11 और 12 दोनों किस्त मिलकर 4000 रुपये किसानों के खाते में आ सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो एमबीबीएस की तैयारी करने वालों के लिए जरूरी खबर। केंद्र सरकार ने लिया है अहम फैसला। उत्तर भारत के प्रमुख राज्य पंजाब, हिमाचल और प्रदेश और जम्मू कश्मीर में एमबीबीएस की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक अहम फैसला लिया गया। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत पंजाब को 100 एमबीबीएस और हिमाचल प्रदेश को 20 और जम्मू कश्मीर को 60 सीटें दी जा रही है। इस स्कीम के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों में मेडिकल शिक्षा को बुनियादी ढांचे पर मजबूत करने जा रही है। केंद्र सरकार ने मेडिकल शिक्षा में पिछले राज्यों को मजबूत करने के लिए एमबीबीएस की 3455 अतिरिक्त सीटें बढ़ाने के बाद यहाँ पर कही यानी सीटें बढ़ाने जा रही है। इस स्कीम के तहत पंजाब को 100, हिमाचल को 20 और जम्मू कश्मीर को 60 सीटें मिलेगी। इसी तरह केंद्र पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए अलग से योजना बना रही है। इसके तहत पहले पड़ाव में 21 राज्यों में 4058 सीटों को जोड़ने की योजना है। इनमें 87 पंजाब को, 27 जम्मू कश्मीर को और 17 हिमाचल प्रदेश को दी जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। त्रिपुरा सरकार ने महंगाई भत्ते में किया है 5% का इजाफा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने बुधवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला ऐसे वक्त आया है जबकि अगले साल मार्च में पूर्वोत्तर राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। वही सरकार के इस कदम के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए उनके मूल वेतन के 3% से बढ़कर 8% अब कर दिया जाएगा, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का मूल वेतन 34% डीए के रूप में मिल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच अंतर 26% है। वह त्रिपुरा के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के जो मंत्री है सुशांत चौधरी, उन्होंने मंगलवार शाम को राज्य के सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मंत्रिपरिषद ने संसाधनों में कमी के बावजूद अपने कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ता यानी डीए प्रदान करने का ऐलान किया है, यानी निर्णय यहाँ पर लिया है। इस फैसले से सरकार को 523.80 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक खर्च उठाना पड़ेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएफओ की इस नई सुविधा से लाखों लोगों को होगा फायदा। बैंकों को नहीं लगानी पड़ेंगे चक्कर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पेंशनर्स को एक खास तरह की सुविधा यहाँ पर दी है। दरअसल इस सुविधा से 73 लाख से भी ज्यादा पेंशनर्स को फायदा होगा। पेंशनर अब चेहरा प्रमाणीकरण तकनीकी का उपयोग कर प्रदेश में कहीं भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकेंगे। वह चेहरे की पहचान का सत्यापन उन बुजुर्गों की पेंशनर्स की सहायता करेगा जिन्हें जीवन प्रमाण पत्र जो है वो दाखिल कराने के लिए यहाँ पर वृद्धावस्था के कारण फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक्स आंख पहचान जुटाने में यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दरअसल अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए पेंशनर्स को बैंक के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इससे जुड़ा सारा काम घर पर ही होगा।
वह भी अपने मोबाइल फ़ोन से। दरअसल मोबाइल फ़ोन में चेहरा प्रमाणीकरण तकनीकी यानी फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकेगा। वही ईपीएफओ के निर्णय वाली जो संस्था है सीबीटी, उन्होंने सेंटर ऑफ ट्रस्टीज के अध्यक्ष ने इस सुविधा की शुरुआत यहाँ पर की है। इससे पहले सीबीटी ने यहाँ पर अपनी 231वीं बैठक में पेंशनभोगियों के लिए ईपीएफओ सेवाओं को और सुधार के लिए पेंशन के केंद्रीकरण वितरण सैद्धांतिक मंजूरी इसमें दी है। अब ये यहाँ पर मतलब ये जो नई सुविधा है उससे यहाँ पर बुजुर्ग लोगों को यहाँ पर फायदा होगा। बात करते हैं अगली खबर की, तब क्यूआर कोड स्कैन करके खोलिए एनपीएस का अकाउंट। बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है डिजिटल प्लेटफॉर्म। बैंक ऑफ इंडिया ने पेंशन फंड रेगुलेटर यानी पर्दा के साथ मिलकर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो ग्राहकों को मोबाइल फोन का उपयोग करके एनपीएस अकाउंट खोलने की अनुमति देगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब ग्राहक क्यूआर कोड स्कैन करके आसानी से एनपीएस का खाता खोल पाएंगे। दरअसल ये प्लेटफॉर्म मोबाइल ग्राहकों को यहाँ पर जो ग्राहक है उनको मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके एनपीएस अकाउंट खोलने में मदद करेगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब ग्राहक क्यूआर कोड स्कैन करके आसानी से अपना एनपीएस अकाउंट खोल सकेंगे। वही पेंशन फंड एंड रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पर्दा और यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया ने फिनटेक के सहयोग से एनपीएस एनरोलमेंट के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन जो अध्यक्ष है उन्होंने यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और अध्यक्ष ने यहाँ पर इस का यहाँ पर ये जो लॉन्च है वो यहाँ पर किया है।